हाय गाइस, क्या आप भी अपना करियर एसएपी में बनाना चाहते हो और एसएपी के अंदर भी अगर आप अपना करियर एफआईसीओ मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग में बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। और ये कौन से टॉप 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके आज बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कंपनी कोड। कंपनी कोड एक तरीके से हमारी लीगल एंटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट जो है वो क्रिएट होता है। अगर मैं कंपनी कोड की बात करूं तो ये 4 डिजिट का होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फाबेटिक भी हो सकता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 2700 कंपनी कोड भी देखा है, मैंने 514 जे भी देखा है और मैंने WHIL भी देखा है। कंपनी कोड के बिना एसएपी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक तरीके की आपकी कंपनी की आइडेंटिटी होती है। हमारे स्कूल, जब हम स्कूल में जाते थे, हमारी आइडेंटिटी क्या होती थी? हमारा रोल नंबर। सेम इसी तरीके से अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक कंपनी की जो आइडेंटिटी होती है वो होता है उसका कंपनी कोड। अगर इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अब टाटा पावर में भी है, टाटा स्टील में भी है, टाटा मोटर्स में भी है, टाटा टीसीएस में भी है। सो ये सब क्या है? ये सब इसकी लीगल एंटिटीज है जिसके अकॉर्डिंग इसका पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगा। और फाइनली ये जाके कहां पे कंसोलिडेट हो जाएगा? फाइनली ये कंसोलिडेट हो जाएगा टाटा ग्रुप में। तो ये सब क्या है? ये सब इसकी लीगल एंटिटी है। फॉर एग्जांपल टीसीएस का जो कंपनी कोड है वो है TACS, मोटर्स का है TAMO, क्रोमा का है TACR, ज्वेलरी जो भी आती है इसके अंदर TAJE, स्टील का है TAST। तो ये क्या, एक तरीके से ये इनके कंपनी कोड है जो 4 डिजिट के होते हैं। ये अप टू 4 डिजिट के होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना कंपनी कोड के आप एसएपी में कुछ भी नहीं कर सकते। और कंपनी कोड क्रिएट जो किया जाता है वो फाइनेंस यानी कि एफआईसीओ मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इज चार्ट ऑफ अकाउंट। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? इसके अंदर सारे लेजर्स आते हैं। अब लेजर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, या एक्सपेंसेस हो गया, या रेवेन्यू हो गया, या लाइबिलिटीज हो गई, या एसेट हो गई। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अ लिस्ट ऑफ ऑल जनरल लेजर अकाउंट यूज्ड बाय वन और मोर कंपनी कोड, यानी कि जो ये लिस्ट क्रिएट होती है, जैसे आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, इसे एक से ज्यादा कंपनी कोड भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अगर मैंने ग्रुपिंग करी, मैंने कहा जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो पीएनएल के अंदर आएंगे उनकी जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 10,000 तक होगी। सो ये जो मैंने ग्रुपिंग करी है ये क्या है? मेरा एक तरीके से ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है। और इसको एक से ज्यादा कंपनी कोड भी यूज कर सकता है। इसे टाटा स्टील भी कर सकता है और इसे टाटा मोटर्स भी कर सकता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? जहां पे हमारे सारे लेजर्स की लिस्ट होती है जो एक से ज्यादा कंपनी कोड यूज करती है। इट इज अ मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंट्स योर कंपनी कोड कैन यूज, इसे कंपनी कोड यूज करती है। सो ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपसे इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, क्या एक चार्ट ऑफ अकाउंट मल्टीपल कंपनी के साथ लिंक हो सकता है? तो आंसर इज यस। थर्ड वन इज द जनरल लेजर। अब हमने ग्रुपिंग कर ली चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, अब हमें क्या करना है? लेजर क्रिएट करना है। अगर हम लेजर क्रिएट नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल्स जो होते हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी वो उसके अंदर जाकर पोस्ट नहीं होगी। सो जनरल लेजर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। द कोर अकाउंटिंग रिकॉर्ड वेयर ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड। अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, हम कोई एसेट ले रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, इन सबका रिकॉर्ड कहां पे होता है? इन सबका रिकॉर्ड होता है इस जनरल लेजर में। अगर मैं टी कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एसएपी में, तो लेजर जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं FS00 से। सो द जीएल कीप्स द फाइनेंशियल हार्ट बीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं लेजर्स को हम कंपनी की हार्ट बीट भी कहते हैं। सो यहाँ पे लेजर अगर आप देखोगे इस तरीके से हम लेजर को क्रिएट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो हमने ग्रुपिंग मेंशन करी थी वो ग्रुपिंग यहाँ पे आ रही है। जो थर्ड टर्म होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस तरीके से लेजर को क्रिएट करना होता है। FS00 कौन सी टीम करती है? मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम करती है। नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप ऑल्सो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस अगर आप एसएपी पे काम कर रहे हो, आप इंडिया में काम करो या ऑस्ट्रेलिया में करो, चाइना में करो या जापान में करो, यूएस में करो या यूके में करो, जहां भी एसएपी यूज हो रहा होगा वहां ये यूनिवर्सल है। डॉक्यूमेंट टाइप हमें ये बताती है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। अगर मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन आ रही है, मुझे नहीं पता चलेगा वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्या वो सेल की ट्रांजेक्शन है, क्या वो परचेज की है, क्या मटेरियल इन हुआ है, क्या मटेरियल आउट हुआ है, वो मुझे पता चलेगा इस डॉक्यूमेंट टाइप से। यहाँ पे अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है KR। ठीक है, एसएपी के अंदर के रिप्रेजेंट करता है वेंडर को, डी रिप्रेजेंट करता है कस्टमर को, एम रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को, एस रिप्रेजेंट करता है जीएल को।
सो अगर आप यहाँ पे KR देख रहे हैं, इट मीन्स ये मेरे वेंडर की सर्विस की इनवॉइस है। हमारा वेंडर होगा, फॉर एग्जांपल कोई लीगल सर्विसेज हमें दे रहा होगा या फ्रेट की सर्विस दे रहा होगा, हमारे पास इनवॉइस आया होगा, हमने उसे बुक किया तो वो KR से रिप्रेजेंट होगा। KZ रिप्रेजेंट करता है पेमेंट को, ऑल द इक्विटी को। एक डॉक्यूमेंट टाइप और होता है ZP, जिसे हम ऑटोमेटिक पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। RE रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने मटेरियल जो परचेज किया है उसको। KG रिप्रेजेंट करता है अगर कोई मटेरियल खराब हो गया, हमें वेंडर का पैसा काटना पड़ा, जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। RV रिप्रेजेंट करता है अगर हमने कोई मटेरियल की इनवॉइसेस जो है या मटेरियल हमने किसी को सेल किया है। DZ रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास कस्टमर से पेमेंट आ गई है तो वो DZ से होता है। और DG रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमने जो मटेरियल बेचा था वो खराब निकला है तो सेल्स रिटर्न हुई है, वो DG से रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये यूनिवर्सल है और पूरी दुनिया के अंदर क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ये सेम होता है। सेम इसी से सिमिलर होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज पोस्टिंग कीज। पोस्टिंग कीज जो हमें ये बताती है कि ये डेबिट हुई है कोई ट्रांजैक्शन या क्रेडिट हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई बैंक का लेजर लूं, अगर मैंने यहाँ पे कोई बैंक का लेजर दिया है, यानी कि बैंक में पैसा आया भी होगा और बैंक में पैसा गया भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 5000, यहाँ लिखा -5000, यहाँ लिखा 10,000, या लिखा -10,000, अगेन 10,000। सो बैलेंस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10,000। लेकिन अगर मुझे इसमें से देखना हो क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है, एसएपी में जब भी हम कोई एंट्रीज करते हैं लेजर में जाके कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाई देता, वो आइडेंटिफाई होता है इसी पोस्टिंग की से जो 2 डिजिट की होती है। ये भी यूनिवर्सल है। अगर हमें किसी जीएल को डेबिट करना है तो इसके लिए यूज होता है 40। जीएल मींस जनरल लेजर, जो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, लाइक रेंट हो गया, सैलरी हो गया, फिक्स एसेट हो गया, बैंक हो गया, इसे हम लेजर कहते हैं। अगर लेजर को क्रेडिट करना है तो 50, सेम अगर वेंडर को डेबिट करना है तो 21, क्रेडिट करना है तो 31, और अगर हमें कस्टमर को डेबिट करना है सो 05, क्रेडिट करना है तो 15। तो ये फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स है। अगर मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अगर मैं ये एंट्री कर रहा हूं तो सेल क्या है, मेरा लेजर है, सेल को क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या आएगा इसकी जगह 50, और कस्टमर को डेबिट कर रहा हूं तो इसकी जगह क्या आएगा 05। इट मींस ये हमें ये बताता है कि क्या डेबिट हुआ है और क्या हमारा क्रेडिट हुआ है। ठीक है, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सल होता है। नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर हमारा सीओ पार्ट के अंदर आता है, जैसे FICO, दोनों अलग अलग हमारी सर्टिफिकेशन होती है, अलग अलग मॉड्यूल्स है, ऑल्दो दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे FICO कहते हैं। सीओ के अंदर कंट्रोलिंग वाला पार्ट आता है जिसमें कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर जो हमारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी की अगर पॉलिसी है कि हम अपने एम्प्लॉय से मोबाइल का बिल लेते हैं और उसके अगेंस्ट में हम उन्हें 500 रुपीज पे करते हैं। समझो आज मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने 10 जो है मोबाइल बिल दिए, जिसको मैंने बुक किया, मैंने एंट्री करी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा एक्सपेंस जो है वो 5000 का बुक हुआ है, जो मेरे पीएनएल के अंदर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस 5000 रुपीज। लेकिन अगर मेरा बॉस ये पूछ ले, अच्छा ये बताओ, ये जो 5000 का जो है बिल है, इसमें से जो आपने बुक किया 5000 का, कितना एडमिन का है, कितना सेल्स का है, कितना मार्केटिंग का है, कितना ऑपरेशन का है, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने एंट्री करी थी, मैंने यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर भी कोड होता है, लाइक 27800, 27750, ये सब मेंशन नहीं किया हमने। ये नहीं बताया कि ये कौन से डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है। यानी कि कॉस्ट सेंटर क्या करता है, एक्सपेंस को एलोकेट करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। सीओ के अंदर आता है, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट वन इज द वेंडर मास्टर डेटा। वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए एक सेपरेट टीम होती है, जिस टीम को कहा जाता है VMD, वेंडर मास्टर डेटा क्रिएशन टीम। प्रॉपर एक मेल आती है, उसमें अप्रूवल होते हैं, उसके बेसिस पे जिससे हम सामान खरीदने वाले होते हैं उसकी डिटेल्स कैप्चर होती है, लाइक वेंडर का नाम क्या है, उसकी बैंक डिटेल्स क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका GST नंबर क्या है, कब हम उसको पेमेंट करेंगे, कौन सी करेंसी में हम डील कर रहे हैं, उसका रिकंसिलेशन अकाउंट क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम वेंडर मास्टर डेटा कहते हैं। वेंडर यानी कि जिससे हम सामान खरीदने वाले हैं, जिसका आगे चल के इनवॉइस आएगा, उस इनवॉइस को वेरीफाई किया जाएगा एपी टीम के द्वारा और उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाएगा। सो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, डिजिटल प्रोफाइल होता है एक तरीके से, जिसे हम VMD कहते हैं। इसी के सिमिलरली होता है कस्टमर मास्टर डेटा। कस्टमर डेटा यानी कि कस्टमर मास्टर डेटा टीम अलग होती है, जिसे हम CMD टीम कहते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर क्रिएट करने की। लाइक आप सब मेरे कस्टमर हो, तो आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल ID क्या है, ये सब क्या है, ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, जिसे कैप्चर करती है CMD टीम। तो सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड होती है, जिससे हम अपनी सर्विसेज या मटेरियल सेल करने वाले होते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप SAP में जाओगे तो इसके अंदर भी डीप टाइप करोगे, अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं इसके अंदर, सो वो वाला पार्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट वन
सेकंड लास्ट वन विच इज अ फिस्कल ईयर, जैसे आप फाइनेंशियल ईयर कहते हो एसएपी में उसे फिस्कल ईयर कहते हैं, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। लाइक इंडिया की बात करूं सो हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। यूएसए में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। सो ये हमें ये बताता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने हमारे मंथ्स होते हैं, यानी कि जनरली 12 मंथ्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है, लास्ट पीरियड हमारा मार्च में खत्म होता है। एंड द थर्ड लास्ट वन इज which is reconciliation account। ये काफी इंपॉर्टेंट है। a GL account that consolidates सब लेजर ट्रांजैक्शन लाइक फ्रॉम वेंडर और कस्टमर। ये क्या करता है, मेन लेजर के अंदर जो सब लेजर्स होते हैं उनको कंसोलिडेट करता है। कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अगर मैं किसी को कोई सामान जो है सेल कर रहा हूं या किसी से कोई सामान परचेज कर रहा हूं, मैं एंट्री क्या करता हूं, मैं एंट्री करता हूं अगर मैं किसी से परचेज कर रहा हूं सामान, मैं एंट्री करता हूं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, ये मैंने एंट्री करी। अल्टीमेटली ये जो वेंडर है, मैं वेंडर का नाम ले लेता हूं XYZ। अगेन मैंने कोई एक और सामान खरीदा, मैंने एंट्री करी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट। ये भी क्या है, ये भी मेरा वेंडर है। अब ये दोनों मेरे वेंडर है। अल्टीमेटली कल को मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं इन्हें क्या रिप्रेजेंट करूंगा, एज अ क्रेडिटर। हमें पता है जो भी पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे लेजर। तो ये जो वेंडर होता है, कस्टमर होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सब लेजर। यानी कि ये सब लेजर कंसोलिडेट हो जाते हैं मेन लेजर के अंदर। अब मैं ये नहीं कहूंगा क्रेडिट यहाँ पे कि मैंने ABC को इतना पैसा देना है, XYZ को इतना देना है, शशि को इतना देना है, AWL को इतना देना, नहीं। मैं कहूंगा अल्टीमेटली मेरे क्रेडिटर कितने हैं। सो रिकंसिलेशन अकाउंट जनरली यूज होता है आपके एसेट के लिए, कस्टमर के लिए और वेंडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिटर किया, तो यानी कि ये दोनों अल्टीमेटली लिंक होकर इनका टोटल यहाँ पर आ गया। सिमिलरली अगर मैं किसी को सामान बेचूं, मैं एंट्री क्या करता हूं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये कस्टमर का नाम ले लेते हैं, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये तीनों मेरे कस्टमर है। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूंगा इन्हें से, डेटर। डेटर क्या है मेरा, डेटर मेरा मेन GL है। और ये जो कस्टमर है इसे हम क्या कहते हैं, सब लेजर। तो ये सब लेजर इसमें क्या हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं। सो आगे चल के इन फ्यूचर जब आप एसएपी में वर्क करने जाओगे, इसके अंदर आपको जाके डीप डाइव करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जितने भी ये 10 टर्म्स मैंने बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लान कर रहे हो एसएपी कंसल्टेंट का। ऑल्दो एसएपी कंसल्टेंट में उन्हीं को ही जाना चाहिए जिन्हें एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर या एज अ फ्रेशर जो है जाने का प्लान कर रहे हो, सो वो एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी टर्म्स आएंगे जो बिल्कुल बाउंस जाएगी, ऊपर से आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो बेटर है पहले एंड यूजर के लिए जाओ, फिर पावर यूजर बनो, फिर कंसल्टेंट जाओ, जैसे मैंने किया था। सो इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।